Good morning, dear Northerns. Myself के पटेल, JNB चिजदा जानकी चापत छत्तीसगढ़। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नाम है एयर अराउंड अस। हवा विभिन्न गैसों का मिक्सचर है। ये हमारे चारों ओर उपस्थित है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस यूनिट में हम जानने का प्रयास करेंगे हवा क्या है, वो किन घटकों से मिलकर के बना है, हवा के उपयोग क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। हवा एक मिक्सचर है और मिट्टी और पानी में भी हवा पाया जाता है, और पेड़ पौधे और जीव जंतु किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। तो ये सारा चीज़ हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं को हवा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास हवा भी है? हम इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हम इसे महसूस कर सकते हैं विभिन्न तरीक़ों से कि हमारे आसपास है। हवा कितना ज़रूरी है ये तो हम सबको भी पता है। हम भोजन के बिना, पानी के बिना कुछ दिन तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना ये तो हम कुछ मिनटों के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। तो हम इसे महसूस कैसे करते हैं? जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो हिलती हैं, इसी तरह से जो कपड़े हम सुखाते हैं उनके हिलने से हमें हवा का एहसास होता है। पुस्तकें, उनके पन्ने इधर उधर हिलने से हमें इसका एहसास होता है। जिस तरह से हम धान को ऊपर से गिराते हैं तो जो हल्की अशुद्धियाँ उड़ जाती हैं, तो उनके उड़ने से हमें हवा का एहसास होता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बचपन में कभी आपने पतंग उड़ाया होगा, फिरकी चलाया होगा, तो ये सब, या कभी आप साइकिल चलाते समय आपके बाल हवा में उड़ते हैं। कपड़े जो सुखाए रहते हैं कभी कभी हवा के चलने से गिर जाते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से हम भले ही हवा को नहीं देख सकते पर उसे महसूस कर सकते हैं। कभी कभी तेज़ हवा चलने लगती है तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो उखड़ भी जाते हैं। तो ऐसे जो तेज़ चलने वाले हवा होते हैं इसको विंड कहते हैं। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हाट इज विंड? द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यह हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर एयर फॉर सर्वाइव। तो आइए जानने के प्रयास करते हैं कि हवा सब जगह मौजूद है। एक एक्टिविटी करते हैं। डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट और टब फिल्ड विथ वाटर। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली एंड ऑब्जर्व दैट हैपन्स। कैन यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल? यस। अगर हम खाली बॉटल लेकर के, जैसे अगर हम एक टब में पानी भर कर उसको उल्टा करके डुबाते हैं, उसके मुंह को नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकाएंगे तो कुछ बबल्स बाहर निकलते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि वो जो बबल्स थे वो कहाँ से आए? तो वो जो बबल्स था वही बबल्स हवा है, एयर है। कैन यू गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? यस, बॉटल के अंदर एयर था। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो हवा है वो उस बॉटल के अंदर भी था और उसने भी स्पेस लिया था, और हमारे आसपास हवा उपस्थित रहता है। हालांकि ये हमें दिखाई नहीं देता, इसका कोई कलर नहीं होता है। इट मीन्स दैट एयर इज ट्रांसपेरेंट। और यही एयर हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक पतले लेयर के रूप में पूरी तरह से कवर किया हुआ है, जैसे कि ब्लैंकेट होता है। एंड These blanket-like structures of the air which covered the earth, this is called atmosphere. Why do mountaineers carry oxygen cylinder with them when they climb high mountains? आपने देखा होगा जो पहाड़ चलने वाले पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके चलते हैं जब भी वो हाइट पे ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो हवा का जो लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें हवा का घनत्व जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, वो घनत्व कम होता जाता है। और पहाड़ी पर चलने वालों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इसलिए वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। As we move higher in the atmosphere, the air gets thinner and thinner. That is why there is less air in higher
mountains. That's why the mountaineer carry oxygen cylinder when they climb high mountains. ये जो हवा है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? हमें तो पता है कि पहले लोग क्या मानते थे कि हवा एक पदार्थ है, एक ही चीज़ से मिलकर बना है, लेकिन आज हम जानते हैं कि हवा जो है एक प्रकार से वो मिक्सचर है, बहुत सारे गैसों से मिलकर के बना है, जैसे कि वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक. From where the water droplets on the outer surface of the glass tumbler comes from. अगर इस पिक्चर को आप देखते हैं तो उस ग्लास टम्बलर के अंदर में, ग्लास के अंदर में कुछ आइस क्यूब है, बर्फ के कुछ टुकड़े रख दें तो बाहर में जल की कुछ बूंदें आ जाती हैं. तो ये कहाँ से आ जाती हैं? क्या जो आइस क्यूब है उसके पिघलने से जो पानी है वो रिस करके बाहर आ जाता है? नहीं, जो उस ग्लास टम्बलर के बाहर के तरफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहता है और वो वहाँ आइस क्यूब रखने से वो जो एक ठंडा हो जाता है, तो उस ठंडा होने के कारण वहाँ का हवा भी ठंडी हो जाती है और यह हवा ठंडी होने से उसके आसपास हवा में जो वाटर वेपर्स रहता है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. वही जल की बूंदें हमें ग्लास टम्बलर के सरफेस पर दिखाई देता है. तो कारण कह सकते हैं कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का जो आइस क्यूब के कारण जो एयर है वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो उसमें जो उपस्थित वाटर वेपर होता है वो कंडेंस्ड होकर के वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है. ओके, आइए एक एक्टिविटी और करके देखते हैं. फिक्स 2 कैंडल्स ऑन द टेबल. 2 कैंडल ले लेते हैं. लाइट द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर और बेल जार. ऑब्जर्व बोथ द कैंडल केयरफुली. हम बेल जार से उसको या ग्लास टम्बलर से उसको ढक देते हैं, दोनों को जला करके. तो वाई द कैंडल कवर्ड विथ ग्लास टम्बलर और बेल जार गॉट एक्सटिंग्विश्ड. ऐसा क्यों होता है कि ग्लास टम्बलर या बेल जार से कवर करने के बाद जो कैंडल है वो कुछ देर के बाद बुझ जाता है? तो उसका कारण ये है कि जब तक कैंडल को ऑक्सीजन की सप्लाई या हवा की सप्लाई होता रहता है, हवा मिलता रहता है, तब तक वह बड़े आसानी से जलता रहता है. लेकिन ग्लास टम्बलर से ढक देने के बाद जो ग्लास टम्बलर के अंदर जितनी हवा रहती है तब तक तो जलेगा. उसके बाद जैसे हवा समाप्त होती है, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हवा में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन ही जलने में सहायक होता है और ये उसको पूर्ति नहीं हो पाता है, इसलिए वो जो कैंडल है कुछ देर के बाद ग्लास टम्बलर में रखने पर बुझ जाता है. अगला एक प्रश्न और लेते हैं. वाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज्ड टू रैप अ वुलन ब्लैंकेट ऑन ए बर्निंग ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ में आग लगा रहता है तो हम कहते हैं कि एक ऊन का जो कंबल होता है उससे उसको ढक दिया जाए तो वो बुझ जाता है. तो ये वुलन ब्लैंकेट क्या करता है? द वुलन ब्लैंकेट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. या कहने का मतलब क्या, सीधा सीधा ऑक्सीजन उस जो आग लगा हुआ है उसको सीधा सीधा नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जो है या हवा जो है वो जलने में सहायक होता है. तो अगर हम ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं तो हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट उस जो फायर बर्निंग फ्यूल है उसको सप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए वो बुझ जाता है. एक और महत्वपूर्ण गैस है, दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर. तो यहाँ हम क्रम से देखते हुए जा रहे हैं, वाटर वेपर, ऑक्सीजन और एक तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन. लेकिन ऑक्सीजन की तरह यह जलने में सहायक नहीं होता है. अनलाइक ऑक्सीजन इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. इट्स टेक अप नियरली 78% ऑफ द एयर. कहने का तात्पर्य है कि हवा का मैक्सिमम जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन का होता है, 78% है. 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी जो 1% है वो अदर गैसेस होते हैं. अगला महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड. हालांकि ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे जो हैं वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के भोजन बनाने में उपयोग में लाते हैं. During the process of photosynthesis, plant using this carbon dioxide to prepare their own food with the help of water. Okay? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ही वो प्लांट जो है वो भोजन बनाते हैं.
और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो महत्वपूर्ण गैसेस हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में ही हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट होते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस में करते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच जो है वो एक बैलेंस रहता है नेचर में, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्लांट। इसके अलावा हवा में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं, वो है डस्ट एंड स्मोक्स। द बर्निंग मैटर प्रोड्यूस स्मोक आल्सो। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल एंड इट इज आल्सो हार्मफुल। ये बहुत हानिकारक होते हैं, चीज़ों को जलाने से धुआं भी निकलती है और कुछ डस्ट पार्टिकल भी रिलीज करते हैं। वाई वी सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। निश्चित ही आपके मन में कभी आप किसी फैक्ट्री एरिया से कोई गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो चिमनी है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको पता ही है कि ये जो स्मोक्स है, ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कई प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसीज पैदा करते हैं। इसलिए इनको बहुत ऊंचा रखने से क्या होता है, हमारी नाक तक ये स्मोक और डस्ट पार्टिकल नहीं पहुंचते हैं। सो द लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज टेक अवे द हार्मफुल स्मोक्स फ्रॉम आवर नोज। ओके, एक एक्टिविटी और कर लेते हैं कि हवा में डस्ट और स्मोक्स भी होते हैं, ये कैसे पता चलता है। आप स्लाइड में देखिए, एक पूरी तरह से अंधेरे रूम में अगर हम छोटा सा होल कर दें, ये एरो आपको दिख रहा होगा, तो इस छोटे से होल से जब धूप का प्रकाश अंदर आता है तो हमें एक किरण रेखा दिखाई देती है, प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है। ओके, लाइट ऑफ बीम। तो ये जो इसमें ये रेखा कैसे दिखाई देती है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे 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 पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, वही एक बीम बना लेता है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो हवा में ये डस्ट और स्मोक्स भी पाए जाते हैं। दीज आर डस्ट पार्टिकल। और इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है कि हवा में डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। हालांकि हमें समान रूप से देखेंगे तो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि एक हल्के से प्रकाश की किरण अगर किसी अंधेरे रूम में आ रहा है तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इज वेयरिंग ए मास्क। आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस है, वो अपने नाक पे एक मास्क लगा के रखा है। तो वो मास्क क्यों लगाया है? तो थोड़ा सा स्लाइड को ध्यान से देखिए। आसपास बहुत सारे मोटर व्हीकल्स हैं जिनके एग्जॉस्ट में बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती रहती हैं और रहते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इसलिए ये जो पुलिसमैन है वो अपने नाक पे मास्क लगाया है, क्योंकि ऐसी जगह पर उसको ड्यूटी करना पड़ता है 5 घंटे 7 घंटे, और इस तरह से उसके आसपास मोटर गाड़ियाँ चलते रहते हैं जिनके एग्जॉस्ट में बहुत ही हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और डस्ट पार्टिकल भी रहता है। इसलिए द पुलिसमैन इज वेयरिंग अ मास्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज। भाई हम नाक से ही क्यों सांस लेते हैं? तो गौर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। दिस टाइनी हेयर्स अवॉइड द एंट्रिंग ऑफ द एयर डस्ट पार्टिकल इनटू आवर लंग्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारे नाक में पाए जाने वाले फाइन एयर और म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, विट प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे नाक से होते हुए वे फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते, इसी में ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो फंस जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी आपके विंडोज़ में, घर के खिड़कियों में जो होता है वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। पहले तो ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वो धुंधला हो गया है। वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इफ नॉट वाइप्ड अप रेगुलरली अपीयर हैजी। अगर हम उसको सफाई नहीं करें तो वो धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह के। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एयर कंटेंट सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल दैट स्टिक टू ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ द विंडो। That is why the transparent glass of window, if not wiped regularly, appears hazy. स्वाभाविक है कि हवा में गैस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल होते हैं जो उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में आकर के चिपक जाते हैं। अगर हम रेगुलर उसका सफाई ना करें
तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा हैजी दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा। तो ये सब प्रेजेंट है। कहने का तात्पर्य इतने सारे क्वेश्चन और एक्टिविटी करने से हम जो एयर है जिससे मिल करके बना हुआ है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। सो द गैस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। देयर में बी वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई अगर फैक्ट्री वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ के हवा में स्वाभाविक है स्मोक और डस्ट पार्टिकल ज़्यादा रहेगा। अगर आप किसी फॉरेस्ट से होकर गुजरेंगे या घने जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो वहाँ के एयर में आपको ये पॉल्यूटेड पार्टिकल्स नहीं पाए जाएंगे। द टू गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। आपको ये पाई चार्ट में भी दिख रहा होगा। ये जो है ये पूरा भाग नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो यही दो मुख्य गैसें हैं जो टोटल एयर का 99% भाग बनाते हैं। The remaining 1% of the constituted by carbon dioxide, water vapor and a few other gases. Okay, एक एक्टिविटी और कर लेते हैं। How does oxygen become available to animal and plants living in water? पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है? आपको तो मालूम है, चाहे वो एक्वाटिक एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, take some water in a glass or metal container, heat it slowly well before the water begins to boil. Look carefully at the inner surface of the container. So we see that the tiny bubbles at the inner surface of the container. ये छोटे छोटे बबल्स हमको उस कंटेनर के सरफेस में दिखाई देने लगते हैं। ये बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ से आए ये बबल्स? हमने सिंपल एक कंटेनर में पानी रख करके उसको गर्म किया। स्वाभाविक है ये जो बबल्स हैं यही एयर है जो उस हवा में घुले हुए थे। सो दिस बबल्स कम्स फ्रॉम एयर विच इज डिजॉल्व इन वाटर। तो इसका तात्पर्य यह है कि पानी में भी हवा उपस्थित होती है और इसी हवा का उपयोग जो है वो एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स करते हैं। So air or oxygen is present in water and the animals living in water used the dissolved oxygen in water. Okay, एक एक्टिविटी और देख लेते हैं। How does oxygen become available to animals and plants living in water? या जो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो कैसे जीवित रहते हैं, उनको जीने के लिए जो ज़रूरी ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो छोटा सा एक मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको किसी बीकर में पानी भर करके डाल दीजिए तो बबल्स उसमें भी निकलना शुरू हो जाता है। तो हाउ द बबल्स वेयर फॉर्म्ड, इसका मतलब वही है कि स्वाभाविक है कि उस मिट्टी में भी एयर पाया जाता है। व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ सॉइल इट डिस्प्लेस द एयर। भाई हवा क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि उसके उस स्पेस में आकर के पानी के जगह में हवा की जगह में पानी भर जाता है और वो हवा बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब यही है कि जो मिट्टी है उनके इस बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें हवा भी पाई जाती है और इसी हवा का उपयोग जो मिट्टी के अंदर रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो बरोज में होते हैं, बिलों में रहते हैं, मान में रहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट होते हैं जो इसी जो मिट्टी के अंदर फंसी हुई हवा है उसका उपयोग करते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं थ्रू एयर। तो आपको तो पता ही है कि जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ना केवल वो भोजन बनाते हैं बल्कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। और जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स भी जब उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो भोजन को तोड़ने के लिए भी ऑक्सीजन यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो चूँकि एनिमल्स जो हैं वो उनमें फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स की विशेषता है कि वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो आप इस पिक के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्लांट जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं उसको एनिमल्स रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं उसको प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करते हैं। तो ये दो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर में बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। सो the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plant and animals and by the process of photosynthesis in plants. आइए
इनके कुछ और यूज के बारे में देखें। आपने विंड मिल के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। ये बहुत बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं और आने वाले भविष्य में यही सस्टेनेबल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होने वाला है। तो ये क्या होता है, विंड मिल हवा से ही चलते हैं और उनके चलने से इनका जो उपयोग है वो ट्यूबवेल से पानी खींचने के लिए भी किया जाता है या फ्लोर मिल चलाने में विंड मिल का यूज़ किया जाता है और इसका उपयोग बिजली पैदा करने में भी किया जाता है। इसके अलावा इस पिक में भी अलग अलग स्लाइड में दिए हुए अलग अलग पिक से हम हवा का क्या उपयोग है हम जान सकते हैं। जैसे ये जो जिस दिशा में हवा चलती है, नाव को उस दिशा में चलाना बड़ा आसान रहता है। एरोप्लेन हो, चाहे पक्षियाँ हो, चाहे इस तरह से गुब्बारे में हुआ हो, या इन सब में उड़ने में हवा मदद करता है। इसी तरह से बीजों के प्रकीर्णन में भी, बीजें जो फैल करके अलग अलग जगहों में जाती हैं उसमें भी हवा हेल्प करता है। तो जो पेड़ पौधों में लगने वाले बीज होते हैं वो विभिन्न भागों में उन बीजों को फैलाने के काम में भी हवा हेल्प करता है। अगर इस स्लाइड को देखेंगे तो यह क्लियर है। वाटर साइकिल में भी हवा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आपको तो पता ही है कि जो वाटर है, जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, वहाँ से हीटिंग इफेक्ट के कारण वो इवापोरेट होते रहते हैं और इवापोरेट होकर के जो वाटर वेपर होता है या वो इसी हवा में मिक्स रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है वो ठंडा होकर के उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर से वो क्लाउड फॉर्म करता है और यही क्लाउड जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ करके बड़े पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। उनकी ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन है ये एयर के कारण ही संभव हो पाता है। तो पूरा वाटर साइकिल भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। वाटर टू एयर, एयर टू वाटर, एयर मीन्स यहाँ वाटर वेपर से तात्पर्य है। तो ये पूरा प्रोसेस में हवा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करें। एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हमको मालूम है हवा सब जगह है, हमारे जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हवा। एयर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं कई तरीके से। और जो बहती हवा है उसी को विंड कहा जाता है, पवन कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये जगह घेरता है, इट ऑक्यूपाइज स्पेसेस एंड एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। हमने एक्टिविटी करके भी देखा, वाटर को गर्म किया, बबल्स बाहर आ रहे थे। मिट्टी को भी हमने पानी में डाल के देखा तो उसमें भी बबल बाहर आ रहे थे। इसका मतलब है कि पानी और मिट्टी में भी हवा पाया जाता है। ये एक मिक्सचर है। पहले हम मानते थे कि वो एक ही पदार्थ है लेकिन हमें पता है कि वो बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है और भी बहुत सारे गैसेस हैं। ए लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा के एक मोटा लेयर है जो पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है एक ब्लैंकेट की तरह, यही एटमॉस्फेयर कहलाता है। एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स आर डिजॉल्व एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। एक्वाटिक है, सॉरी। तो ये जो जलीय पौधे और एनिमल्स होते हैं वो पानी में घुले हुए हवा का उपयोग करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सभी प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भोजन बनाने के लिए, वो एनिमल से मिलता है। एनिमल्स को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो प्लांट के थ्रू मिलता है। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंटर कनेक्टेड रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये कुछ वेबसाइट के लिंक्स हैं, इसमें भी जा कर के आप जो है बहुत सारे इसके वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं। इस यूनिट से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। सो दीज आर सम यूजफुल वेब लिंक्स, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू बेटा। सो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।